हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। मैं चंद्र प्रकाश सीएलसी सीकर के प्लेटफॉर्म पर आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेई एडवांस 2023 का पेपर सेकंड, उसका मैथमेटिक्स पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 का। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन है, ABCD 4 ऑप्शन होंगे। ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1 गिवन है और गिवन है एक हमको इक्वेशन, और इससे हमें समझ में आ जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, राइट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उससे एफ एक्स निकाल देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। मुझे गिवन है, देखो 3 टाइम 1 to x एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3। एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो मैं कर नहीं सकता है ना, क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है एफ एक्स। तो इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं तो इधर देखिए 3 तो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ एक्स। एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से। एक्स को डिफरेंशिएट किया, 1 आया, एफ एक्स एज इट इज, फिर एक्स को रख लिया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद थोड़ा आसानी हो हमें समझने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ये सिंप्लीफाई करके बन गई कुछ ऐसी। इसमें y मान लो तुम एफ एक्स को, तो जो ये x एफ डैश एक्स है, x को हटाओ तो एफ डैश एक्स बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा y। और इसको जब हम इस पैटर्न में लिखेंगे तो आपको नजर आएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ऐसे कुछ। इंटीग्रेट करने के लिए हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर माइनस 2/x का इंटीग्रेशन, जो कि फाइनली 1/x स्क्वायर में तब्दील होगा। उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये सॉल्यूशन आ गए। नाउ बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन f1 का वैल्यू 1/3 है, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। तो इसमें x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1/3 डाल दो। देखो तो 1/3 इज इक्वल टू आया, यहाँ पे log x है, इसका वैल्यू 1 डालने पे 0 हो जाएगा, सामने बचेगा c का वैल्यू आ गया 1/3, इसमें पुट किया, ये फंक्शन आ गया। पूछा गया है आपसे f ऑफ e, x का वैल्यू e पुट करो, फाइनली यू गॉट 4e स्क्वायर बाई 3। तो राइट आंसर है c। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन रिपीटेडली अंटिल द आउटकम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टॉसेस आर सेम। हम तब तक टॉस करेंगे जब तक 2 कंसेक्यूटिव टॉस सेम नहीं आ जाते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड, देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बायस्ड कॉइन है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप विद हेड, यानी लास्ट जो टॉस है वो हेड होना चाहिए। अभी हमने क्या बोला कि लास्ट टॉस कब माना जाएगा, जब 2 टॉस कंसेक्यूटिवली सेम आएंगे। इसका मतलब लास्ट के 2 टॉस हेड होने चाहिए। तो देखो क्या क्या केस बन सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि शुरू में हेड आया, नेक्स्ट हेड आ गया, गेम खत्म, राइट। या ऐसा हो सकता है कि शुरू में टेल आया, फिर हेड और हेड आ गए, फिर गेम खत्म, राइट। तो अगर हम देखें तो लास्ट में तो 2 एच ही रहने हैं, है ना। स्टार्ट जो है वो फर्स्ट वाला जो टॉस है वो टेल है या हेड है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी पॉसिबिलिटीज को 2 केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले केसेस लिखता हूं जब सारे जगह हेड आए फर्स्ट में, लास्ट में तो 2 हेड आना ही है, फर्स्ट टॉस भी हेड हो, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट टेस्ट में हेड आया और नेक्स्ट में टेल आ गया, उसके बाद 2 हेड आ गए, तो गेम खत्म। फर्स्ट में हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, और फिर 2 हेड आ गए। देखो ध्यान रखिएगा, 2 टेल नहीं बनाने एक साथ। अगर एक साथ 2 टेल बन गए तो गेम वहां खत्म हो जाएगा। गेम खत्म होना चाहिए 2 हेड एक साथ आने पर। तो 2 हेड से पहले कोई भी 2 टेल एक साथ नहीं लेने, है ना। ऐसे ही मान लो और पॉसिबिलिटी बनाए तो फिर क्या होगा, एक और एच टी बीच में आ जाएगा, एच टी, एक बार और एच टी, और फिर एच एच, ऐसे भी गेम खत्म हो जाएगा। फर्स्ट टॉस को अगर टेल रखें तो एक पॉसिबिलिटी तो यही हो गई कि 3 टॉस में गेम खत्म। दूसरी है कि मान लो पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, लेकिन अगले में फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, तो गेम खत्म 2 हेड के साथ, है ना। तो और अगर देखना चाहें टी एच टी एच एच, सही है। तो ये पॉसिबिलिटी 2 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, विच स्टार्ट विद एच, विच स्टार्ट विद टी। और आप ध्यान दीजिए, हर बार क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने पर एक टी एच एक्स्ट्रा आ रहा है बीच में, इधर से इधर जा रहा है, एक और टी एच एक्स्ट्रा आ रहा है,
इधर से इधर जाओगे एक और टी एच एक्स्ट्रा बनेगा। सेम कंडीशन इधर है, यहां से एक एच टी एक्स्ट्रा आ गया, यहां से एक एच टी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्या होगा, जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा प्रोबेबिलिटीज की, तो ये जो सारी केसेस हैं ये सब एक इनफाइनाइट जीपी बनाएंगे, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी बनाएंगे, दोनों का सम कर लेंगे हम, उससे हमें आंसर मिलेगा। आइए देखते हैं ये सारे केस जो हेड से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे केस जो टेल से स्टार्ट हो रहे हैं, खत्म दोनों ही कहां हो रहे हैं, डबल हेड पे। प्रोबेबिलिटीज हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो दूसरा हेड आए उसकी भी 1/3 हो गई। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 लेनी है बीच में, तो एक जीपी बन गई हमारे पास। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 1/9, और एच टी आ रहा है जो कॉमन रेशियो है, हर बार एक एच टी एक्स्ट्रा आता जा रहा है, तो एच और टी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, 2/3, 2/9, यानी 2/9 कॉमन रेशियो वाली जीपी बनेगी, जिसका फर्स्ट टर्म 1/9 है, तो इसका सम हो जाएगा 1/9 अपॉन 1 - 2/9। सिमिलरली ये देखो, इसमें फर्स्ट टर्म में टी एच एच है, टी की प्रोबेबिलिटी 2/3, एच एच की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2/27 हो जाएगी। कॉमन रेशियो यहां पर भी यही रहना है। सिंप्लीफाई करोगे इसको, सॉल्व किया हुआ आपके लिए, 5/21 इज द फाइनल आंसर। 5/21 बिल्कुल ऑप्शन होगा, ये रहा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। tan इनवर्स 6y अपॉन 9 - y स्क्वायर cot इनवर्स 9 - y स्क्वायर अपॉन 6y इक्वल टू 2π/3। तो अगर आप ध्यान दें, है ना, इस टर्म पे दोनों के अंदर, तो इसका रेसिप्रोकल है ये। तो यहां अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला कि cot इनवर्स x का tan इनवर्स 1/x से क्या रिलेशन है। तो अगर आपको याद है तो cot इनवर्स x बराबर होता है इसके जब x पॉजिटिव हो तो, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो ये tan इनवर्स 1/x के बराबर नहीं होगा भाई। देखो जब x नेगेटिव होगा ना, तो ये वैल्यू देगा कहां पे, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू देगा हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं, तो मैनेज करना पड़ता है ना। तो सही फॉर्मूला है ये, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पे। तो इस टर्म को कन्वर्ट करने के लिए tan इनवर्स में मुझे केस बनाने पड़ेंगे कि ये जो टर्म लिखी हुई है अंदर हमारे पास 9 - y स्क्वायर अपॉन 6y, ये टर्म पॉजिटिव है या निगेटिव है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप यहां देखें सवाल में, तो मुझे दिया हुआ है कि मॉड y का वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, तो 9 - y स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। यहां से y कैन भी पॉजिटिव कैन भी नेगेटिव, तो हम दो केस बना लेंगे। एक बार y को पॉजिटिव मानेंगे तो उस केस में यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सीधे सीधे tan इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 - y स्क्वायर में बदल जाएगा। और एक बार जब नेगेटिव लेंगे तो ये पाई प्लस करके tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा। आइए देखते हैं कैलकुलेशन किस तरह से मूव होगी। तो ये देखिए, पहला केस हमने ले लिया, नहीं केस नहीं सॉरी, ये तो हमें गिवन कंडीशन है और ये हमारी गिवन प्रॉब्लम है। पहला केस मैंने लिया जब y नेगेटिव है। जब y नेगेटिव है तो जब इसको tan इनवर्स में लिखेंगे तो पाई आएगा साथ में, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस, पाई को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो -π/3 होगा, ये दोनों मिला के 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ दिस हो गया। 2 से डिवाइड करोगे, tan इनवर्स हटाओगे तो आपको मिलेगा 6y अपॉन 9 - y स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan ऑफ -π/6 विच इज इक्वल्स टू -1/√3। यहां अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है y में। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास y की दो वैल्यू आएगी, लेकिन हमने केस कौन सा लिया, y नेगेटिव, तो हम वो वैल्यू रखेंगे जो हमें नेगेटिव वैल्यू दे रही है, विच इज फाइनली 3√3 - 6। तो एक क्वाड्रेटिक की कैलकुलेशन करनी है। इधर आते हैं, जब हम y को पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये टर्म सीधे सीधे इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो दोनों मिला के 2 tan इनवर्स हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो π/3 रह जाएगा सामने, और फिर से वही कहानी है, tan को हटा के सामने लगाओगे, tan π/3 का वैल्यू 1√3 होता है। अगेन यू गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करने पर दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाली रखेंगे विच इज √3, तो √3 हम रखेंगे, बाकी वैल्यू हटा देंगे। तो दो वैल्यू हमें इधर से मिल रही है, एक √3, एक 3√3 - 6। क्वेश्चन में हमसे दोनों का सॉल्यूशन पूछा हुआ है, सॉरी सम पूछा हुआ दोनों सॉल्यूशन का, तो ऐड कर दोगे इसको। 4√3 - 6 इज द राइट आंसर। 4√3 - 6 ही आपके ऑप्शन में है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट PQRS। देखो 4 पॉइंट है PQRS जिनके पोजीशन वेक्टर हमको गिवन है ABCD की फॉर्म में। 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में कि पॉइंट PQRS आर नॉट कोप्लेनर, कोप्लेनर नहीं है या है, ये चेक करना है।
फिर बी और सी ऑप्शन देखिए आप, है ना, यहां ऑब्जर्वेशन का रोल है। देखो बी प्लस टू डी बाई थ्री, बी प्लस टू डी वैक्टर बाई थ्री, ये अगर आप ध्यान दें तो ये रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट को जो बी और डी को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये कह रहा है पहले ऑप्शन में कि ये पी आर को 5:4 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, दूसरे में कह रहा है कि पी आर को 5:4 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। देखो जी P है मेरे पास, ये देखो यहां देखो P दिया हुआ है और R दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है। मैंने क्या किया, 5:4 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लिया सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, सिंपल। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके जब हमने पॉइंट निकाला, फाइनल कैलकुलेशन आई ये 7i + 8j + 5 के डिवाइडेड बाय 3। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना आता है ही आप सबको, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इधर, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे ना इनसे। और अगर हम b + 2d/3 कैलकुलेट करते हैं, है ना, b और d की वैल्यू पुट करके, ये b और d की वैल्यू है जो सवाल में दी हुई है, तो भी मेरे को सेम वैल्यू मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये p और q है, मान लो ऐसे, इसको जो पॉइंट 5:4 में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट है मान लो, तो यही पॉइंट b और d को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2 के 1 के इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सही है, तो इससे एक तो ये इंटरनल डिवीजन वाली बात सही हो गई, है ना, मेरे को पता लग गया कि ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो बी करेक्ट हो गया, सी गलत हो गया। और देखो साथ साथ ये भी पता लग गया, देखो लाइन बी डी, बी और डी को मिलाने वाली लाइन और पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेम है, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो होती है कोप्लेनर लाइन। तो इसका मतलब बी डी और पी आर कोप्लेनर लाइन है, यानी बी डी पी, और ये जो पॉइंट है पी आर क्यू एस, सॉरी बी डी में बोल रहा हूं, बी और डी बेसिकली यूज हुए क्यू और एस के लिए। तो क्यू और एस को ज्वाइन करने वाली लाइन और पी आर को ज्वाइन करने वाली लाइन कोप्लेनर है, इसलिए चारों पॉइंट भी कोप्लेनर ही होंगे, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये लाइन सेगमेंट ऐसे कट कर रहे हैं, तो इनके जो वर्टेक्स है देखो, उनसे पास होते हुए प्लेन दिखाई दे रहा है एक, तो ये कोप्लेनर होंगे ही होंगे। फिर आता है डी पे, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डी वेक्टर इज 95। इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है आपको, ये डी वेक्टर दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट करके स्क्वायर करके देख लो 95 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे किया हुआ आपके लिए बी क्रॉस डी, ये आ रहा है, मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करेंगे 99 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द ओनली करेक्ट आंसर आर ए एंड बी, ओनली नहीं, सॉरी, दो ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी। नहीं देखो यहां गड़बड़ हो गई ना, पी क्यू आर एस आर नॉट कोप्लेनर लिखा, तो ए भी गलत है भाई। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी। सिंगल चॉइस वाले सवाल थे, सिंगल आंसर वाले, तो बी ही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी चालू होता है यहां से, जिसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। 4 सवाल हैं इसके, 3 सवाल हैं, आओ देखते हैं। पहला सवाल है मैट्रिक्स से, देखो पहले तो मैट्रिक्स बना लेते हैं। एम एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे किस तरह से डिफाइन है कि ए आई जे का वैल्यू 1 होगा अगर j + 1 इज डिविजिबल बाई आई। देखो ए आई जे का वैल्यू होगा 1 कब, अगर j + 1 आई से डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 है। तो हम अगर m को ड्रॉ बनाएं, देखो ये है 1 1 एलिमेंट, यानी i का वैल्यू भी 1, j का वैल्यू भी 1। इस पूरी रो में i का वैल्यू 1 होगा, तो इस रो के सारे एलिमेंट में i यहाँ पे 1 आएगा। ऊपर जो भी इंटीजर हो हमेशा 1 से डिवाइड होता है, सो ऑल दीज इंटीजर्स, ऑल दीज एंट्रीज आर 1। यहाँ आते हैं, ये है 2 1, i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1 डालोगे, दिस विल बिकम 1, हो गया डिवाइड। ये है 2 2, ये बनेगा 3/2 विच इज नॉट एन इंटीजर, 0। ये है 2 3, तो ये बनेगा 4/2, डिवाइड होता है 4 2 से, 1 हो गया। थर्ड रो पे आते हैं, 3 1, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2/3 बना। 3 2, तो 2 यहां डालेंगे तो 3/3। ये है 3 3, तो 4/3। ये है मैट्रिक्स M हमारे पास। सबसे पहले इन्होंने पूछा M इज इन्वर्टिएबल है क्या M, तो डिटरमिनेंट M कैलकुलेट कर लो, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो M आ रहा है यही जो हम बनाए, तो डिटरमिनेंट M जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा।
डिटर्मिनेंट m का वैल्यू 0 आने का मतलब है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, इसका मतलब a गलत हो गया। अब देखो यहीं से रिलेटेड है ये वाला सवाल, सी देखते हैं। m और x, ठीक है भाई, x एक मैट्रिक्स है और mx का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, राइट। और अभी अभी हमने क्या देखा है कि डिटर्मिनेंट m का वैल्यू भी 0 है, डिटर्मिनेंट m का वैल्यू 0 है, सामने 0 आ रहा है। तो यहां से अगर मैं x के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो मुझे मिलेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब जो मैट्रिक्स है ये x, उसकी वैल्यू 0 0 0 तो होगी ही, इसके अलावा भी बहुत सी वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होगी मैट्रिक्स x की, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं मैट्रिक्स x का सेट बनाऊं तो उसमें केवल ये एलिमेंट आएगा, गलत बात है, इसके अलावा भी एलिमेंट आएंगे। और ये यही कह रहा है देखो कि मैट्रिक्स x का जो सेट होगा दैट इज नॉट इक्वल टू द सेट कंटेनिंग ओनली जीरो मैट्रिक्स, कि इस ऐसा सेट जिसमें केवल जीरो मैट्रिक्स है वही आएगा, नहीं, इसके अलावा भी होंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब सी एकदम सही ऑप्शन है। अगर अभी डिटर्मिनेंट m का वैल्यू 0 नहीं आता, राइट, तो ऐसे में इस इक्वेशन का होता है यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो दिख भी रहा है हमें, अगर हम 0 0 लेते हैं तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये वही बात हो गई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के, तो ऐसे में नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, राइट। तो 0 0 0 के अलावा भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट। अभी आओ देखो बी में आते हैं, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स सच दैट दिस। इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, इसको मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, तो ये प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 हो जाएगा, और a1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे यहां से, तो यहां मुझे मिलेगा m प्लस आई। देखो इसको अगर उधर ले जाएंगे और a1 a2 a3 को कॉमन ले लें तो यहां हमें मिलेगा m प्लस आई a1 a2 a3। अब हमें करना क्या है, ये आई है भाई यहां पे ना, सॉरी। तो अगर मैं m प्लस आई कैलकुलेट करूं इस मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दूं m में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, तो ऐड करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट में 1 1 ऐड हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 1 1 1 1 1 0 1 1। ये मैट्रिक्स हो गई, देख सकते हैं दो कॉलम सेम है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, m प्लस आई का डिटर्मिनेंट होगा 0। डिटर्मिनेंट m प्लस आई 0 होने का मतलब क्या है, फिर से वही बात जो अभी अभी हम बात कर रहे थे, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद दिस और इसका डिटर्मिनेंट 0 है, दैट मींस इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, और दूसरे में हम कह सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें a1 a2 a3 तीनों का 0 होना जरूरी नहीं है। देखिए पूछ क्या रहा है ये, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, कि ऐसा नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसको सेटिस्फाई करेगा, तो बिल्कुल करेगा, हमने अभी भी साबित किया है कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सो दिस मस्ट बी करेक्ट। डी पे आते हैं, द मैट्रिक्स m माइनस 2i इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, m माइनस 2i जो मैट्रिक्स है, ये m 2i का मतलब डायगोनल में से 2 2 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ आएगा -1 -2 बाकी सब एलिमेंट सेम है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने पर 0 आ रही है, इसका मतलब ये कैसी है, नॉन इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल, तो ये गलत हो गया, ठीक है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो राइट आंसर आर बी एंड सी। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, f इज इक्वल टू दिस। देखो यहां मैं क्या फंक्शन है लिख लेता हूं, f of x is equals to greatest integer of 4x x minus 1/4 का होल स्क्वायर एंड x माइनस हाफ, ये है ना। और मुझे बात करनी है फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, और इन द इंटरवल 0,1 बात करनी है। तो देखो एक तरीका तो मेरे पास क्या है, एकदम सिस्टमेटिक तरीका, fx बराबर क्या होगा कैलकुलेट कर लेता हूं। उसके लिए हम, ये दोनों तो वेल डिफाइंड है ही, बॉक्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा बॉक्स को, उसके लिए हम केस बनाएंगे। x का वैल्यू 0 से 1 लेता हूं तो 4x का वैल्यू 0 से 4 आता है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 0 से, जब x का वैल्यू 0 से 1/4 हो, 1/4 से 1/2 हो, 1/2 से
3/4 और 3/4 से 1 हो, उस केस में बॉक्स की वैल्यू जो है वो रिस्पेक्टिवली होगी 0, 1, 2, 3। तो वो अगर हम यहाँ पुट करें तो ये fx की वैल्यू बनती है अलग अलग केसेस में, है ना। अब यहां से हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, बट मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। देखो, हम यूज करेंगे यहाँ पे थ्योरम्स, जो कंटिन्यूटी की थ्योरम है, जो डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम्स है, और उससे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 0,1 में कितनी जगह डिसकंटिन्यूटी आएगी, उस पर बात करनी है। तो पहले देखो डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो ये दोनों फंक्शन क्या है, सब जगह क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कहां कहां पे, ये होगा 0 से, तो हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले इंटीजर बनेगा 1/4 पे, फिर 1/2 पे, और फिर 3/4 पे। ये 3 जगह डिसकंटिन्यूअस है। एक डिसकंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है इसकी, जैसे 1/4 पे आ रही है, उस पॉइंट पे अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 बन रही है, जो आप देख सकते हो, ये 1/4 पे 0 हो जाएगा जब x का वैल्यू 1/4 लेंगे तब भी, और 1/2 लेंगे तब भी। तो ऐसे केस में क्या होगा, फाइनल जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। सही है। तो अगर हमारे पास दो फाइनाइट वैल्यूड फंक्शन है, जिसमें से एक फंक्शन मान लो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, दूसरा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और उसकी वैल्यू 0 है, तो प्रोडक्ट विल बी कंटिन्यूअस। यानी कि 1/4 पे और 1/2 पे तो कंटिन्यूटी आएगी। यहां पे फंक्शन जो फाइनल फंक्शन अपना ये fx, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये 1/4 पे 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा केवल एक ही जगह, और वो है x = 3/4। 3/4 पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ये 0 भी नहीं हो रहा है, तो एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन प्रोडक्ट हो रहा है, और जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो उस पॉइंट पे 0 भी नहीं है, तो पक्का रिजल्ट जो है इनका वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये केवल 3/4 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इधर से आप चेक कर सकते हैं 3/4 पे ही आएगा। तो अपना पहला ऑप्शन क्या है कि केवल एक बिंदु पे डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात हो रही है डिफरेंशिएबिलिटी, नॉट डिफरेंशिएबल मोर देन 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। सेम उसी तरह के रिजल्ट है, जिस तरह से फंक्शन है ये इन्हीं तीनों पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है ना। तो बॉक्स ऑफ 4x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 1/4, 1/2, 3/4, और बाकी जो फंक्शन है ये x - 4 1/4 का स्क्वायर और x - 2, दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सब जगह डिफरेंशिएबल है। प्रोडक्ट का क्या सीन होगा वो देखते हैं। देखो 3/4 पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है ना 3/4 पे, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो पक्का हो गया। तो 3/4 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है ही। चेक करते हैं 1/4 पे 1/2 पे। यहां देखो आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये x - 4 का होल स्क्वायर है ना। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भी इसमें x - 1/4 तो बचेगा, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी 0 होगा 1/4 पे। सही है। अब देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है मेरे पास, आप ऐसे सोचो जैसे fx और gx है, और दोनों फाइनाइट वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, यही तो आता है f' gx प्लस fx × g'(x). सही है भाई। अब ये जो f है, मान लो ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेकिन फाइनाइट वैल्यूड फंक्शन है। इसलिए क्या होगा, जब मैं LHD RHD निकालूंगा तो f' की वैल्यू जो है ना वो फाइनाइट आएगी। भले ही LHD RHD अलग अलग आएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल है तो अलग अलग होंगे, बट होंगे फाइनाइट। और ऐसे में जो दूसरा वाला फंक्शन है हमारा, ये इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो जब मैं LHD RHD निकालूंगा तो gx तो 0 हो जाएगा, जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो 0 हो रहा है। ये वैल्यू LHD RHD अलग अलग है और फाइनाइट है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 ही होगी, तो ये पूरी टर्म तो मीनिंगलेस हो गई, 0 हो गई। सब कुछ डिपेंड करेगा इस पे। अब f जो है हमारा, अगर वो कंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूअस है, और g' जो है, g तो बात करें डिफरेंशिएबल फंक्शन की, तो ये लिमिट जो है एग्जिस्ट कर जाएगी LHD और RHD दोनों साइड में। अब यहां आते हैं, देखो 1/4 पे, 1/4 पे क्या है, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बट ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है,
और जीरो भी है, और इसका डेरिवेटिव भी जीरो है। जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी जीरो है, ये पॉइंट भी जीरो है। तो अब अगर एफ एक्स की दोनों साइड से लिमिट अलग अलग भी आए तो वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही होगी। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 1/4 पे, तो चाहे LSD निकालो चाहे RSD निकालो, यू विल गेट जीरो। तो ये 1/4 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन ये सुविधा आपको 1/2 में नहीं है, क्योंकि 1/2 पे इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं है। तो इस वजह से होगा क्या, जब LSD RSD निकालेंगे अलग अलग आएगी। आप यहां से देख सकते हैं, यहां हमने f' निकाल के भी रखा हुआ इन फंक्शन का। राइट, 1/2, ये देखो 1/2 के लेफ्ट में और राइट में, अगर मैं इस फंक्शन में x की 1/2 डालता हूं, ये टर्म जीरो हो जाएगी। यहां मुझे मिलेगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1/4, दैट इज 1/4 का होल स्क्वायर। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/16, 1/8 आ रहा है। लेकिन इसमें 1/2 डाल रहे हैं डेरिवेटिव में, तो इधर से जीरो आ रहा है। तो दोनों तरफ अलग अलग हमको मिल रहा है डेरिवेटिव। तो 1/2 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जबकि 1/4 पे आप देखोगे इधर से भी डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इधर से भी डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, दोनों तरफ का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन जो है ना वो 1/4 पे डिफरेंशिएबल होगा। 1/4 पे कंटिन्यूअस तो था ही सही, 1/2 पे कंटिन्यूअस था बट नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर आपको थ्योरम समझ में आती है तो ये बहुत सिंपल सवाल हो गया, नहीं तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट करके फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं सवालों पे क्या पूछ रहा है। तो हमने क्या क्या चेक किया, 1/4 पे, x इक्वल टू 1/2 पे और x इक्वल टू 3/4 पे। यहां पे कंटिन्यूअस था, यहां पे कंटिन्यूअस था, यहां पे डिसकंटिन्यूअस था, यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, 1/2 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल निकला और इस पे डिफरेंशिएबल हो गया था फंक्शन, ये है। तो ये बोला देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन द इंटरवल वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल हाफ पे होगा, तो ये एक पॉइंट है ऐसा। द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट इन 0,1, गलत बात है, ये 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है केवल। ठीक है, तो मोर देन 3 पे नहीं है, तो सी विल बी द रॉन्ग आंसर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज दिस। अब मिनिमम वैल्यू और पूछ रहा है हमसे, है ना। तो देखो क्या है, और सुनो ध्यान से। ये फंक्शन जो है बॉक्स का ग्राफ आपने देखा है, अलग अलग इंटरवल में ऐसे सीधी सीधी लाइन आती है, यानी कांस्टेंट रहता है ये हर इंटरवल में। तो जो मिनिमम वैल्यू है ना वो इस पे ही डिपेंड करेगी। तो अगर आप सीधे सीधे इसको ही डिफरेंशिएट कर ले और f' बराबर 0 पुट करें, तो देखो क्या आएगा, 2 टाइम x माइनस 1/4, x माइनस हाफ, डिफरेंशिएशन बता रहा हूं इसका, प्लस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1। इसको मैं अगर 0 पुट करूं, यहां से कॉमन आता है x माइनस 1/4, बच जाता है 2x माइनस 1 और इधर x माइनस 1/4। तो ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू होगी 1/4 और इधर से आएगा 3x 5/4, x का वैल्यू होगा 5/12। ठीक है, तो 1/4 पे 5/12 पे मिनिमम वैल्यू आने के चांसेस हैं। अभी भी हम कंफर्म नहीं है दोनों में से मिनिमम किस पे आएगा, सेकंड डेरिवेटिव वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, दोनों पे वैल्यू निकाल के देख लो किस पे मिनिमम आ रहा है। 1/4 तो पुट करते 0 हो जाना है, तो 1/4 पे तो 0 आ रही है वैल्यू, 5/12 डाल दो आप। ठीक है, तो 5/12 यहाँ डालो, देखो 4 से गुणा करोगे, 5/12 इंटू 4, 5/3 हो गया, 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, और 5/12 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का हो गया 3/12, तो 2/12, 1/6 होल स्क्वायर करोगे 1/36, और 5/12 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 6/2 माइनस 6/2 12, 5/12 माइनस 6/12 माइनस 1/12 हो गया, तो इंटू माइनस 1/12, तो ये वैल्यू आएगी -1/12 इंटू 36, 12 इंटू 12 हो गया 144, 144 इंटू 3, 144 इंटू 3, 3 दूनी 6 हो गया, चौका निकालते हैं, ये -512 आ जाना आपके पास, है ना। कैलकुलेशन देखना चाहें, नहीं देखो गलती हो गई अभी जल्दबाजी में ना, बिना देखे हमने 512 लिख दिया। कितना बोला था मैं, 144 इंटू 3, 2, बस मैंने 2 चेक किया कि आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है,
42 और 41 432, तो माइनस के 140 -1432 ऐसा आ रहा है, तो गलत हो जाएगा भाई डी, है ना। ऐसे जल्दबाजी में गलती ना करें आप, कैलकुलेट करके रखा था हमने पर देखा नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट, देखो सारा गेम इसी पे टिका हुआ है ना। इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो -1 से 1 में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो fx बराबर x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे ऑप्शन बने हुए, देखो उसको यही समझ लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कर्व है हमारा -1 से 1 में, वो कॉनकेव अपवर्ड होगा, ठीक है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉनकेव अपवर्ड कर्व है -1 से 1 में। कॉनकेव अपवर्ड मतलब कुछ इस टाइप का कर्व हम मान लेते हैं ना, सही है। y बराबर x, तो ये y बराबर fx हो गया मेरे पास। एक लाइन ले लेता हूं y बराबर x, वो आपको पता ही पॉजिटिव स्लोप की लाइन आएगी ऐसी। तो ये पूछ क्या रहा है? देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f सच दैट xf बराबर 0। xf क्या है पढ़ोगे? xf बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -1 to 1 फॉर विच fx बराबर x, यानी इसके जो सॉल्यूशन है ना उनका सेट है xf। तो xf नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सॉरी, जो इसके सॉल्यूशन सेट में कितने सॉल्यूशन आएंगे वो है। जैसे मान लो 2 सॉल्यूशन आए तो xf की वैल्यू 2 हो गई, 3 सॉल्यूशन आए तो 3 हो गई, तो कुल मिला के इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बात करनी है। ओके, ग्राफिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम देख सकते हैं y बराबर fx और y बराबर x के ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट से। अब देखो ऐसा ग्राफ है, मान लो मेरे पास y बराबर fx का, ये y बराबर, ये ग्राफ होगा कहाँ? इसकी लोकेशन फिक्स नहीं है, कुछ नहीं दिया हमें, सिर्फ इतना दिया कि इस तरह की शेप होगी। ये लाइन है देखो y बराबर x। ये ग्राफ, पहला सवाल क्या है कि एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके लिए xf 0 हो, कि वो ग्राफ इसको काटे ही ना। तो बिल्कुल हो सकता है पूरा का पूरा ग्राफ -1 से 1 में हो सकता है, इस लाइन के ऊपर हो ऐसे, तो उसको कट करेगा ही नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे, तो ऐसा हो सकता है, ये सही है। फॉर एवरी फंक्शन f वी हैव xf लेस देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से कम ही होंगे सॉल्यूशन, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। आओ इस पे बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं अगला ऑप्शन। एक ऐसा फंक्शन होगा जहां पे xf का वैल्यू 2, यानी कि ग्राफ इसको 2 बार काटे। सोचो इसी ग्राफ को थोड़ा नीचे ले आऊं, ये सिचुएशन आ जाएगी जब इसको 2 बार काटेगा, तो बिल्कुल ऐसा फंक्शन हो सकता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन इन f सच दैट कि xf का वैल्यू 1 होगी। एक सॉल्यूशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखो ये ग्राफ ऐसे टच करते हुए जा सकता है इसको, तो एक सॉल्यूशन भी आ सकता है, इसलिए ये गलत है। अब देखो इस सारी पॉसिबिलिटी मैंने बना ली इस तरह के ग्राफ की। अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो या तो काटेगा ही नहीं, या टच करेगा, या 2 बार काटेगा। 3 बार तो नहीं काट सकता ना, क्योंकि अगर मान लो ग्राफ ऐसे हो गया, अब तीसरी बार काटने के लिए तो वापस आना पड़ेगा। वापस आएगा तो कॉनकेविटी चेंज हो जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी सूरत में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो या तो 0 होंगे, या 1 होंगे, या 2 होंगे। अब यहां देख लीजिए बी भी सही है, तो राइट आंसर है ए बी सी। बहुत ही सिंपल कॉनकेविटी के कॉन्सेप्ट का यूज करके, बिना कोई फंक्शन लेट किए, बिना कोई इंटीग्रेशन किए, आप सोच के बता सकते हैं इसका आंसर। सेक्शन 3, 6 क्वेश्चन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आंसर आएंगे सबके। पहला सवाल क्या है? tan इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 में डिफाइन है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन है fx इक्वल टू दिस, यहां ले लिया हम लोगों ने। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं f ऑफ -x निकालूं तो उसमें x की जगह -x डालना पड़ेगा, तो यहां आएगा -x और tan इनवर्स -x। अब tan इनवर्स में से भी माइनस बाहर आ जाता है, तो यहां वापस प्लस हो जाएगा, और ये अंदर वाली टर्म जो भी है, तो कुल मिला के f ऑफ -x fx आया। इसका मतलब अपना जो फंक्शन है fx वो कैसा फंक्शन है? इवन, राइट। एक तो इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, अगर मैं f ऑफ 0 निकालता हूं, इसमें मैं x की जगह 0 डाल दूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। 0 से 0 किसी का भी इंटीग्रेशन करो, यू विल गेट 0। ये दूसरी बात ध्यान रखना। तीसरी बात देखो, अंदर क्या लिखा हुआ? e की पावर t माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 2023, सही है। और अगर मैं x को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, इफ x इज पॉजिटिव, तो t का वैल्यू 0 से x tan इनवर्स x तक है। अगर x पॉजिटिव है तो x और tan इनवर्स x दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी t का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। और अगर t पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, e पावर समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में
इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी fx जो है हमारा वो पॉजिटिव होगा अगर हम x को पॉजिटिव लेते हैं तो। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं, इन सब बातों को मिलाते हैं। देखो ओरिजिन पे फंक्शन जीरो पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, दैट मींस ओरिजिन से पास होगा ग्राफ। x ग्रेटर देन 0, आगे की तरफ फंक्शन पॉजिटिव है, कैसी भी ग्राफ हो ये पॉजिटिव है, ऐसे ऊपर जाए नीचे जाए बट ये इस लाइन के ऊपर ही रहना है। फंक्शन इवन है, व्हाट डज इट मीन कि जैसा ग्राफ इधर आया है सेम ग्राफ ऐसा इधर आ जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। अब इस ग्राफ को देखो, व्हाट विल बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, 0 पे 0 से पास हो रहा है, उसके आगे पॉजिटिव है, इवन फंक्शन है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब जगह पॉजिटिव है, 0 पे 0 हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0। तो कितना सिंपल और लॉजिकल सवाल था, राइट आंसर इज 0 है ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करनी है, और ध्यान दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। आई थिंक बहुत ही सिंपल सी डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके इंटीग्रेट कर लेंगे हम इसको। आइए देख लेते हैं, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी थी इस तरह से बन जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर में इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये log एक्स स्क्वायर माइनस 5 बनेगा, माइनस के साथ e हटाएंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया। बहुत आसान हो गया काम। जनरल सॉल्यूशन लिखना y इंटू दिस, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे तो बचेगा केवल माइनस 2x, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसका, तो ये फंक्शन आ गया y बराबर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 7, इनिशियल कंडीशन मेरे को गिवन है, इससे आपको c मिलेगा -3। तो फाइनली जो फंक्शन बना आपका, देखो यहां -3 डाल दो तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, -3 डालेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 इधर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, विच कैन बी रिटन 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां देखने से पता लग रहा है कि इसका मैक्सिमम आएगा जब इसको मिनिमम लेंगे, यानी जब एक्स स्क्वायर को 1 लेंगे तो y मैक्सिमम इज 16। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन थी। क्वेश्चन नंबर 10, लेट x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 2 2 4 4 0। इसको यूज करके 5 डिजिट के नंबर बना रहे हैं। कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए हैं ये क्लियरिफाई करने के लिए कि जैसे आप 4 को 3 बार नहीं ले सकते, हमारे पास 2 ही बार 4 है तो आप मैक्सिमम 4 को 2 टाइम यूज कर सकते हो, 2 को 3 टाइम यूज कर सकते हो। ओके, सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ x हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, p be the conditional probability that the element chosen at random is a multiple of 20 given that it is a multiple of 5। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि रैंडमली चूजन एलिमेंट फ्रॉम x, यानी इनसे बनने वाला 5 डिजिट का नंबर। n क्या है ऐसे मान लो 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 2 2 4 2 2 2, यहां लिख रहा हूं 1 2 2 2 4 4 0। इसको यूज करके 5 डिजिट के जो नंबर बनेंगे वो n है। तो हमारे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि गिवन दैट n इज मल्टीपल ऑफ 5, ये दिया हुआ है कि n जो है वो मान लो 5 का मल्टीपल, हमने चूज किया एक नंबर, वो 5 का मल्टीपल आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 20 का भी मल्टीपल होगा। तो देखो ऐसे में क्या होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो जो यहां गिवन है ना इवेंट जो हो चुकी है दैट विल बिकम द सैंपल स्पेस। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें आएंगे वो सारे नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। और जो फेवरेबल स्पेस है, फेवरेबल स्पेस हो जाता है इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन, कि इसमें से 5 के मल्टीपल में से वो लो जो 20 के मल्टीपल है, यानी ऐसे नंबर जो 5 से भी डिवाइड होते हैं 20 से भी डिवाइड होते हैं। और बहुत सिंपल सी बात है, जो 20 से डिवाइड हो रहा है 5 से तो पक्का ही होगा, तो इन दोनों का कॉमन यही है, यानी सैंपल स्पेस के बाद फेवरेबल स्पेस में आएगा हमारे पास मल्टीपल ऑफ 20।
ठीक, तो मुझे ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 5 के मल्टीपल तो कितने बनेंगे और 20 के कितने बनेंगे, डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सबसे पहले 5 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, 1 2 2 2 4 4 0, ये मुझे यूज करना है। 5 का मल्टीपल है, 5 से डिवाइड होता है, तो लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 5 हमारे पास है नहीं, तो फिक्स हो गया कि 1 2 3 4 5, इस प्लेस पे तो 0 ही आएगा। ठीक भाई, तो 0 तो हमने यूज कर ही लिया है, बच गए सिर्फ इतने से। इनको अपन यहां पे अरेंज करेंगे, कितने नंबर बनेंगे वो हम चेक करेंगे। अब अगर अरेंजमेंट करता हूं तो देखो मेरे पास क्या चॉइस है, 4 है नए, तो इन 4 को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 3 अलाइक, 3 एक जैसे, 1 डिफरेंट। अब ऐसा करना चाहें तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे भाई, सुनना ध्यान से। 3 एक जैसे लोगे तो एक ही चॉइस है 2 2 2, तो इसके सिलेक्शन की चॉइस है 1, 2 2 2 आ गए। अब 1 डिफरेंट लेना, तो 1 डिफरेंट या तो 1 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, तो सिलेक्शन की चॉइस हो गई 2। अब मैंने चूज कर लिया कि भाई 2 2 2 और एक 4 ले लिया। इनको अरेंज करना है, 4 लेटर है मेरे पास, 4 में से 3 एक जैसे हैं, तो अरेंजमेंट हो जाएंगे इतने। सॉल्व करोगे 8 हो गए, राइट। दूसरा केस, 2 अलाइक 2 अलाइक, 2 एक जैसे 2 एक जैसे, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 2 2 4 4, तो सिलेक्शन की तो एक ही तरीका, अरेंजमेंट हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। तो 6 तरीके से अरेंज करेंगे इनको, तो 2 2 4 4 गया, 6 तरीके से अरेंज करके नंबर बन जाएगा ऐसे ही 2 अलाइक 2 डिफरेंट। अगर मैं ऐसे जाऊं तो अब 2 अलाइक लेटर लेनी, या तो मैं डबल 4 ले सकता हूं डबल 2, तो 2 अलाइक के सिलेक्शन के 2 तरीके। अब जैसे मान लो मैंने डबल 2 ले लिए, अब 2 अलग अलग नंबर और चूज करने हैं, तो डबल 2 तो मैंने ले लिए, 1 और 4 इनमें से मुझे लेना ही पड़ेगा, एक 1 और एक 4, तो नंबर ऑफ चॉइसेस रहेगी 1 केवल, एक चॉइस है। अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गए 24, ये हो गया। और चारों के चारों डिफरेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, टोटल डिजिट ही 3 तरह के हमारे पास, तो कुल मिला के 24 6 और 8 38, टोटल 38 नंबर हम ऐसे बना सकते हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। अब बात करते हैं जो 20 से डिविजिबल होंगे इनकी, तो जो 20 से डिविजिबल है वो 5 से होना चाहिए, तो ये तो फिक्स हो गया कि लास्ट प्लेस पे 0 आएगा, ठीक है। अब जो 20 से है ना वो 4 से भी डिवाइड होगा, 20 is 4 equal to 5, तो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के जो 2 डिजिट बनेंगे ना, उससे जो नंबर बन रहा है वो डिवाइड होना चाहिए 4 से। देखो लास्ट में 1 2 3 2 0 ऐसा बन सकता है मेरे पास, 1 1 मतलब डैश 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 4 0 ऐसा बन सकता है, और 1 0, ये पॉसिबिलिटीज है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 20 आया तो वो पक्का डिविजिबल बाय 20 होगा। अब मैं बात कर रहा हूं डिविजिबल बाय 20 की। किसी के लास्ट में 40 आया वो भी 20 से डिवाइड हो जाएगा, जिसके लास्ट में 10 आया वो नहीं होगा। तो या तो तुम इनको काउंट कर लो ये टोटल कितने हुए, या क्या करो, देखो ये एक ही केस है तो इसको काउंट कर लो और इसको 38 में से माइनस कर लो तो उनका आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको काउंट कर लेते हैं, लास्ट में 10 आना चाहिए, तो फिक्स हो गया लास्ट में तो 10 है। अब बच गए मेरे पास 2 2 2 4 4, क्या बच गए 2 2 2 4 4। इनमें से लेटर लेने 3 यहां जमाने, एक तरीका तीनों एक जैसे ले लूं, तीनों एक जैसे ले लूं, एक ही तरीका है। अब 2 सेम, मतलब पहले लिख देता हूं चलो, 3 अलाइक एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 अलाइक 1 डिफरेंट। देखो 2 चॉइस है, 2 2 4 या 4 4 2, तो चॉइस तो है 2, और अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, जैसे 2 2 4 2 2 4 3 नंबर है, 2 एक जैसे, अरेंजमेंट के तरीके इतने हो गए, कैंसिल करोगे 7 ही हो गए, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, 3 अलाइक हो गए 2 अलाइक, 3 डिफरेंट नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो 7 और 1 8 ये बन गए टोटल। तो ये नहीं चाहिए, अपने फेवरेबल तो ये हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 38 माइनस 8 बोले तो 38, तो गलती हो गई ना, ये 6 है भाई, फैक्टोरियल 3 6 6, वो मैंने पहले ही ऐड कर लिया 6 + 1 तो 7 है, ये 7 है, तो 38 माइनस 7 38 माइनस 7 31, ये हमारे फेवरेबल है,
तो प्रोबेबिलिटी पी का वैल्यू हो गया 31/38। सवाल में आपसे पूछा गया 38 पी का वैल्यू, तो वो आ जाएगा 31। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 31। तो ये प्रोबेबिलिटी का तो नाम ही था, क्वेश्चन बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। लेट A1, A2, A3, A8 be the vertices of a regular octagon that lies on a circle of radius 2, okay, and P be any point on the circle. PAI denote the distance between the point P and AI. P varies over the circle, then maximum value of product of this। ठीक है, आइए देखिए पहले तो क्वेश्चन समझाता हूं क्या है। ये कह रहा है एक 2 रेडियस का सर्कल ले लो। इस पे एक रेगुलर ऑक्टागन लेना है, मतलब बराबर बराबर दूरी पे 8 पॉइंट लेने, 1 2 3 4 और ये एक बीच बीच में 5 6 7 8, ऐसे नाम रख देता हूं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, तो इनको मिलाऊंगा ऑक्टागन बनेगा। ये अगर इसी सर्किल पे एक P पॉइंट ले सकते हैं, P जो कि वेरिएबल पॉइंट है, राइट। अब अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं P की A1 से डिस्टेंस, PA1, PA2 है ना, PA3 और PA8, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इसके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। ये सवाल है। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट मैं यूज करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो ये 2 रेडियस का सर्किल है, सही है भाई। अच्छा, ये सब बराबर बराबर डिस्टेंस में ही, 8 पॉइंट A1, A2, A3, A4, A8, सही है। यूनिट सर्किल पे है, सॉरी 2 रेडियस के सर्किल पे, तो मैग्नीट्यूड तो सबका 2 होना है। तो अगर मैं A1, A2, A3 और A8 की बात करूं, तो ये सब क्या है? दीज आर 8th रूट ऑफ रूट्स ऑफ 2 पावर 1/8। ये 2 पावर 1/8 के 8th रूट है। नो, दैट्स इनकरेक्ट। 8th रूट ऑफ 2 पावर 8। जस्ट अ सेकेंड। या चलो दूसरे तरीके से मैं अपनी बात समझाता हूं। अच्छा देखो, कोई भी, जैसे ये नंबर ही लिया मैंने, तो ये जो नंबर है पहले ये लेते हैं, ये 2 डिस्टेंस पे है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो, तो ये A1 तो जो हमारा वो 2 हो गया। A2 अगर मैं देखूं, A2 का मैग्नीट्यूड तो 2 ही होगा और ये एंगल π/4 है, सो दिस इज e टू द पावर आयोटा π/4। नेक्स्ट A3 जो है वो हो जाएगा 2 टाइम e पावर आयोटा π/2, ऐसे लिख दो, चाहो तो -2 आयोटा भी लिख सकते हो, सॉरी। ऐसे A4 देख लेंगे, तो हर π/4 गैप पे है। देखो ये जो e पावर आयोटा थी π/4, e पावर आयोटा π/2 आ रहा है ना, ये सब नंबर जो है यहाँ पे 2 × 1 है, 2 × 1, फिर दूसरा है 2 × e पावर आयोटा π/4, फिर है 2 × e पावर आयोटा π/2, फिर है 2 × e पावर आयोटा 3 π/4 एंड सो ऑन, ऐसे लिखेंगे हम। तो ये 1 e पावर आयोटा π/4, e पावर आयोटा π/2, ये सब क्या है? दीज आर 8th रूट ऑफ यूनिटी, राइट। यानी ये जो A1, A2, A3 है ना, ये सब क्या है? 2 मल्टीप्लाई विद 8th रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे है। ओके, अब देखो जो 8th रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ऑल दीज आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन z पावर 8 बराबर 1। 8th रूट ऑफ यूनिटी इसके रूट होते हैं, सही है। हमें बात करनी है A1, A2, A3 की, जो 2 × 8th रूट ऑफ यूनिटी है, तो वो बेसिकली किसके रूट हो जाएंगे? दे आर रूट ऑफ z पावर 8 इज इक्वल्स टू 2 पावर 8। इसके रूट है, देखो इसका कोई भी रूट निकालोगे तो वो क्या आएगा? 2 पावर 8 का 1/8 रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और साथ में 1 भी है, तो 1 का 1/8 रूट करेंगे तो 8th रूट ऑफ यूनिटी आएगा। तो अगर ये बात आपको समझ में आती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाना है। कैसे? तो आओ देखो, तो ये जो A1, A2, A3 है ना, एंड सो ऑन है, मान लो मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर रिप्रेजेंटेड बाय Z1, Z2,
Z3 अप टू Z8, ठीक है। तो ऑल दीज आर रूट्स ऑफ Z पावर 8 इज इक्वल टू 2 पावर 8, इसके रूट है ये। आप इसको ऐसे लिख सकते हो Z पावर 8 माइनस 2 पावर 8 बराबर 0। और अगर इसके रूट Z1 Z2 Z3 ये सब हैं, तो ऐसे में बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी कैन राइट कि Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 इंटू Z माइनस Z8 बराबर होना चाहिए Z टू द पावर 8 माइनस 2 पावर 8 के। समझ में आ रही है बात? ये थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापस से। P मुझे एक रैंडम पॉइंट लेना है इस सर्किल पे जिसकी रेडियस 2 है, सेंटर 0 है ना, और ये एंगल मान लेते हैं वेरिएबल एंगल है थीटा, तो P कैन बी रिटन 2 e पावर आयोटा थीटा। अब मैं कहूंगी P की A1 से डिस्टेंस निकालो, तो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होती है? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2, यानी इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, दैट इज गिवन बाय मॉड ऑफ 2 आयोटा थीटा माइनस Z1। ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 2 आयोटा थीटा माइनस Z2। तो हमें जो फाइंड आउट करना उस पे आते हैं। तो वी हैव टू फाइंड PA1 यानी मॉड ऑफ 2 e पावर आयोटा थीटा इंटू Z1। ये PA1 की वैल्यू है 2 e पावर आयोटा थीटा माइनस Z2, ये PA2 हो गया। ऐसे करते करते 2 e पावर आयोटा थीटा माइनस Z क्या है 8, ये सब इसकी वैल्यूज है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, मॉड ऑफ 2 e पावर आयोटा थीटा माइनस Z1, 2 e पावर आयोटा थीटा माइनस Z2 एंड सो ऑन, मॉड 2 e पावर आयोटा थीटा माइनस Z8 और इन सब का कंबाइंडली मॉड। दैट शुड बी इक्वल टू, यहां देखिए ये जो इक्वेशन आया है इसमें मैं Z की जगह पुट कर देता हूं 2 e पावर आयोटा थीटा, सही है। तो अगर इसमें मैं पुट कर दूं Z इक्वल टू 2 e पावर आयोटा थीटा, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? इसमें पुट करते ही LHS तो यही बनेगी 2 e पावर आयोटा थीटा माइनस Z1, और इसकी वैल्यू RHS से आएगी 2 पावर 8 e पावर आयोटा 8 थीटा माइनस 2 पावर 8। कॉमन ले सकते हैं आप 2 पावर 8 को, अंदर बच गया e की पावर आयोटा 8 थीटा माइनस 1। देखो आप चाहो तो इसको भी cos 8 थीटा साइन 8 थीटा लिख सकते हो। चलो उसी से बता देता हूं ना, मैं इसको cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा लिख दूंगा, उसका मॉड निकालूंगा तो आएगा अंडर रूट cos 8 थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 8 थीटा, दैट इज 2 पावर 8 अंडर रूट, इसको ओपन करोगे cos स्क्वायर 8 थीटा साइन स्क्वायर 8 थीटा मिला के 1 हो जाएगा, एक 1 इधर से आएगा तो 2 माइनस 2 टाइम cos 8 थीटा, ऐसा बना। 2 कॉमन लूंगा तो 1 माइनस cos 8 थीटा, 1 माइनस cos 8 थीटा कैन बी रिटन 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये बनेगी 4 साइन स्क्वायर 4 थीटा, अंडर रूट लेंगे तो 2 बनेगा, मल्टीप्लाई हो गया 2 पावर 9 मॉड साइन 4 थीटा, ये आया, ये वैल्यू आ रही। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए। आप जानते हो मॉड साइन 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इस टोटल का मैक्सिमम होगा 2 पावर 9 यानी कि 512। तो 512 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और एक मैट्रिक्स है जैसा गिवन है, ABCD मुझे यहां से चूज करना है, 0 को देखो, उसके अलावा सब प्राइम नंबर है। देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी? जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट देखें अगर आप, तो मैं अगर इसको इस रो के अबाउट एक्सपेंड करूं तो 0 इंटू समथिंग 5 इंटू प्लस माइनस 5 इंटू BC माइनस AD, ये इसका डिटरमिनेंट है और ये 0 नहीं होना चाहिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए। ये कंडीशन है। ABCD मुझे इस तरह से चूज करने हैं। तो ऐसे कितने हम बना सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करें? आइए इधर आते हैं। हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, सही है।
भाई ये जीरो नहीं है, ये मुझे कैलकुलेट करना। मैं कैलकुलेट करूंगा जब BC माइनस AD का वैल्यू जीरो होगा, और इसके जितने भी आंसर आएंगे उसको टोटल आंसर में से हम घटा देंगे। टोटल आंसर की बात करूं तो ABCD अगर मुझे यहां से चूज करने 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक के लिए 8 चॉइस है, तो 8 पावर 4 हो जाएगा ये। उसमें से इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल के हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये टेक्निक है जो यूज करने वाले हैं। अब BC माइनस AD जीरो होना चाहिए, यानी AD बराबर, अब देखो इसमें दो केस बना लिए हमने, AD और BC बराबर तो होने ही चाहिए, है ना। यहां समझिए AD बराबर BC आया, तो एक केस तो मैंने बना लिया कि चलो AD और BC दोनों का ही वैल्यू जीरो हो जाए, और एक केस बना लिया जब AD और BC दोनों बराबर तो हैं बट नन ऑफ देम इज जीरो। सही है। तो अगर हम देखें AD बराबर BC जीरो कब होगा, तो देखो ये जीरो कब होगा, जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। तो या तो A जीरो हो या D जीरो हो। तो इसके कितने केस हो गए, तो सोचो अगर मैं A को जीरो ले लेता हूं, है ना, और D को जीरो ना लूं, A को जीरो ले रहे D को जीरो ना ले, तो कितनी चॉइस है मेरे पास, A तो फिक्स हो गया जीरो, D को जीरो नहीं ले रहे, तो ये टोटल 3 3 6 और 1 7 चॉइस ये वाली है। 7 केस बनेंगे ऐसे जिसमें A जीरो है D जीरो नहीं है, करेक्ट। प्लस 7 ही केस वो बनेंगे जब D जीरो होगा A जीरो नहीं होगा, प्लस एक केस वो बनेगा जब दोनों जीरो हो जाएंगे। तो टोटल मिला के AD को चूज करने के हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 15 तरीके से हम चूज कर सकते हैं AD को। सिमिलरली BC के लिए कितनी चॉइस होगी, 15 ही होगी। B और C का प्रोडक्ट भी जीरो होना चाहिए, तो अगेन 15 चॉइसेस के लिए। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट केस का आंसर है हमारा 225, 15 इंटू 15। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जब AD और BC बराबर तो है बट नन ऑफ देम इज जीरो। अब कोई भी जीरो नहीं है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ABCD में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमको जीरो यूज ही नहीं करना है, इसमें से लेना है। अब यहां देखो ये है प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो कोई दो दूसरे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर तो आएगा ही नहीं। तो AD और BC बराबर कब हो सकते हैं, देखो दो बातें सुनो। पहली बात कि ABCD सब बराबर है, A और D बराबर ले लूं और वही वैल्यू C और B की ले लूं, तो टोटल कितनी चॉइस हो जाएगी, 7। भाई सबका वैल्यू 3 ले लो, सबका वैल्यू 5 ले लो, ऐसे तो 7 तो ये वाली हो गई। अब बात करें जब A और D को मैं बराबर नहीं लूंगा, A और D डिफरेंट है, A और D डिफरेंट है, तो इनमें से कोई भी दो नंबर अगर मैं चूज करूं तो उसके तरीके हो गए 7C2। इतने तरीके से मैं A और D चूज कर सकता हूं। जैसे मैंने चूज कर लिया मान लो 7 और 13, A और D का वैल्यू हो गया, सही है। अब मैंने 7 और 13 चूज करा, अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो कि A को 7 ले सकता हूं, D को 13, या उल्टा भी कर सकता हूं ना कि D को 7 ले लिया, A को 13, तो इसलिए इंटू 2, तो AD चूज हो गए। अब मुझे BC चूज करना है, तो BC का प्रोडक्ट भी 13 इंटू 7 ही आना चाहिए, यानी B और C भी 13 और 7 ही होंगे। तो अगेन B और C को 13 और 7 असाइन करने के फिर से दो तरीके हो जाएंगे। जैसे ये वाले दो हुए ऐसे BC के लिए कि एक बार B का वैल्यू 7 है, एक बार C का वैल्यू 7 है। तो अब ये कितने हो गए, 7 तो ये हो गए, प्लस 7C2 कितना होता है, 7C2 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 हो गया 84। तो 84 प्लस 7 ये हो जाएंगे ना, 84 ये वाले हो गए, 7 ये वाले हो गए, 225 ये हो गए थे। टोटल हमारे पास हो गए थे 8 की पावर 4। इन तीनों को ऐड करोगे 225, 84, 7 तो मिला के आएगा 316। 8 पावर 4 में से 316 सब्ट्रैक्ट करोगे 3780 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 13. Let C1 be the circle of radius 1 with center at origin and C2 be the circle of radius R with center at 4,1. ये देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये मान लो सर्किल है, सेंटर इसका ओरिजिन है, इसका सेंटर 4,1 है, रेडियस पहले की 1 है और दूसरे की R, इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस R है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बात है। Two distinct common tangent PQ and ST of C1, C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P and Q. Tangent ST touches them at S and T. Midpoint of the line segment PQ are joined, which meet the x-axis at point B. AB का वैल्यू √5 है, वैल्यू निकालो R की। ठीक है, ये कह रहा है दो कॉमन टेंजेंट ऐसे, ये इसको PQ पे टच करती है, ST पे टच करती है। ये इनका मिड पॉइंट लिया मैंने, PQ का मिड पॉइंट और ST का मिड पॉइंट लिया, ये लाइन ज्वाइन करी। ये लाइन ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है B पे, फिर AB का वैल्यू दे रखा है √5 और इससे मुझे R निकालना है।
देखो ए बी का वैल्यू √5 दिया, आर निकालिए, सीधी सी बात है बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ओके, बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तो ये तो एक्स एक्सिस है ही, तो दूसरी बात है भाई ये लाइन निकालनी पड़ेगी। ये लाइन आ गई एक्स एक्सिस का, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, बी आएगा। ये लाइन कैसे आएगी, सुनना ध्यान से। ये है टेंजेंट और ये है इसका मिड पॉइंट, करेक्ट। मिड पॉइंट है इसका मतलब ये डिस्टेंस बराबर है ये डिस्टेंस के, करेक्ट। यानी इस पॉइंट से दोनों सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ बराबर हो गई। किसी भी पॉइंट से दोनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है, दैट मींस दैट पॉइंट लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस, वो उनके रेडिकल एक्सिस पे आएगा। सेम कहानी इसकी है, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट की लेंथ, यहां से दोनों साइड टेंजेंट की लेंथ बराबर आ रही है। इट आल्सो लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस। व्हाट डज इट मीन, ये जो लाइन है यही रेडिकल एक्सिस है, सही है भाई। इसका सेंटर दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, C1 की x² + y² -1 या बराबर 1। C2 का सेंटर 4,1 है, रेडियस r, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं, S1 - S2 = 0, दोनों की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, इसकी इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, x² y² कट जाएंगे, माइनस का 8x है ना, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +8x +2y और 1 - r² सामने आ गया, इधर हो गया 4 × 16 और 1 17 - के 17। सॉल्व करने पर ये लाइन आ गई भाई, खत्म बात। ये लाइन है तो पॉइंट बी कैसे निकाले, इसमें पुट कर दो भाई y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू आएगा 18 - r² 8, तो b के कोऑर्डिनेट होगा ये b के कोऑर्डिनेट है, ये a के कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, r की वैल्यू आ जाएगी r² की 2। तो बस इतना ही यहाँ पे ज्योमेट्रिकली आपको देखना था कि ये जो लाइन है ये रेडिकल एक्सिस है। रेडिकल एक्सिस जो है कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करते हुए जाता है। Section 4. This section contains 2 paragraphs. Based on each paragraph, there are 2 questions. Okay, तो पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ पे 2 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन की आनी है आंसर में, पहले पे आते हैं। कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC in which difference between the largest and the smallest angle is pi/2। देखो मैं मान लेता हूं कि A सबसे बड़ा एंगल है, उससे छोटा B, उससे छोटा C। तो मुझे क्या बोल रहा है कि A का वैल्यू जो है ना वो C + pi/2 होगा, ठीक। दूसरी बात, अगर मुझे A का वैल्यू C + pi/2 मिल गया तो मैं B भी लिख सकता हूं, B इज π - A - C, सही है। और A का वैल्यू यहां डाल दें अगर, तो ये बन जाएगा π/2 - 2C, तो B भी आ गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या दी है, साइड्स आर इन GP, तो लेट द साइड्स आर ABC, ABC, द स्मॉलेस्ट साइड जो है वो C ही होगी, तो ये GP में है, इसका मतलब 2B = A + C, ये भी एक कंडीशन है मेरे पास। सपोज दैट द वेरीज The vertices of this triangle lies on the circle of radius 1। ये कह रहा तीनों वर्टेक्स जो है ना एक सर्किल पे आते हैं जिसकी रेडियस 1 है, दैट मींस ये हमें क्या दे रहा है, सर्कम रेडियस R = 1। अब इनकी हेल्प से मुझे बताना क्या है, उसके लिए चलते हैं पैराग्राफ के क्वेश्चंस पे। ये रहा, एरिया निकालना ट्राइंगल का, इन रेडियस निकालनी। इन रेडियस R बराबर होता है δ/s, तो डेल्टा आ जाएगा, साइड आ जाएगी, सब काम हो जाएगा। शुरू करते हैं कंडीशन अप्लाई करने से। अब देखो मुझे साइड चाहिए, राइट, और दिया हुआ है मुझे सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस और साइड में क्या रिलेशन होता है, R पता है, ABC के बारे में एक रिलेशन पता है, तो वो रिलेशन है साइन रूल। साइन रूल कहता है A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C मस्ट बी इक्वल टू 2R, ऐसा होना चाहिए। तो इसको यूज करेंगे हम पहले, ये सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो A/sin A π/2 प्लस, अच्छा यहां हमने C को थीटा मान लिया है, राइट, तो C/sin C, ये हमने देखा था, A का वैल्यू π/2 प्लस थीटा, B का वैल्यू π/2 - 2 थीटा, यहां से है ना। C का वैल्यू अगर मैं थीटा डाल दूं तो A का वैल्यू π/2 प्लस थीटा हो गया, ये π/2 - 2 थीटा हो गया, और सामने 2R, R का वैल्यू 1 है तो 2 रह गया ऐसे, और एक रिलेशन है 2B = A + C। अब मैं क्या करूंगा, यहां से वैल्यू निकाल के ABC की यहां डाल देता हूं, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, 2B, B को ध्यान से देखो, दिस कैन बी रिटन cos 2 थीटा, सो आई गॉट 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू A को इधर लाओगे, अच्छा यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, एक 2 तो ऑलरेडी है, B का वैल्यू ही आएगा 2 cos 2 थीटा, A का वैल्यू आएगा, ये बन जाएगा cos थीटा, इसको इधर लाओगे 2 cos थीटा, C का वैल्यू आएगा उधर जाके 2 sin थीटा प्लस 2 कॉमन लिया sin थीटा
2 से 2 को कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ 2 रहने देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सही है, आई होप समझ में आ रही होगी। इसके फैक्टर हो जाएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इससे आपको मिलेगा एक तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए हाफ। अभी देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0, इससे तो आपको मिलेगा टेन थीटा का वैल्यू -1, जिससे आपको थीटा टेन थीटा नेगेटिव मिल रहा है, मतलब थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्राइंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, वो ए है यहाँ पर। तो ये पॉसिबिलिटी खत्म, रह गया ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हाफ। इसको सॉल्व करने के लिए आप थीटा बाई 2 में इसको ब्रेक कर दोगे तो ये इक्वेशन आएगी 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 tan थीटा बाई 2 -1 इक्वल टू 0। यहां से tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी √7 माइनस 2/3। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लीजिएगा। tan थीटा बाई 2 अगर मुझे मिल गया तो आई कैन फाइंड आउट कॉस थीटा साइन थीटा बाय यूजिंग द फॉर्मूला कॉस थीटा कैन बी रिटन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। यहाँ पे वैल्यू डालो, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा आ जाएगा। दैट्स ऑल। अब सारी कैलकुलेशन हो गई, अब बारी आंसर देने की। देखो तो C का वैल्यू है 2 साइन थीटा, राइट। ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, C की वैल्यू आएगी √7 माइनस 1/2। A 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू डाल देंगे, ये A का वैल्यू आ गया। B का वैल्यू हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है मेरे पास, 2 थीटा निकालूंगा पुट करूंगा, B का वैल्यू आएगा √7/2। ABC आ गए, तीनों देखो AP में भी आ रहे हैं, है ना। अब बारी आंसर देने की। सबसे पहले डेल्टा एरिया निकालेंगे। डेल्टा के लिए हम हाफ AB साइन C लगा लेते हैं, C का वैल्यू थीटा है तो हाफ AB साइन थीटा, A का वैल्यू B का वैल्यू डाला, साइन C का वैल्यू डाला, ये डेल्टा आ रहा है। पहले क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था 64A, यहाँ A इसने एरिया को बोला है तो मुझे पूछा गया 64 डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू। 64 ये है ही, डेल्टा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है 3√7/16। 3√7/16, 16 से इसको काट दो, 4 बार 4 3 12 हो गए, 144 हो गए। स्क्वायर करोगे तो 7 में आ गए 7, मल्टीप्लाई करोगे 1008, आपका आंसर है। दूसरे में पूछा इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, आर का फॉर्मूला डेल्टा बाई एस, डेल्टा निकाल ही लिया। एस क्या है, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2, तीनों साइड है AP में तो A प्लस B प्लस C करोगे तो आएगा 3B, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3B/2, 3B/2 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ है तो ये रहा। इसको 3B/2 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2 तो 3√7/4 है, ऊपर 3√7/16 है तो 1/4 बच जाएगा, आंसर आएगा 0.25। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का सवाल है ये, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल अब JEE एडवांस के सिलेबस में है नहीं। पैराग्राफ 2 पे आते हैं। कंसिडर द 6x6 स्क्वायर इन द फिगर। देखो ये एक स्क्वायर है, 6x6 है क्या ये, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 वर्टेक्स है तो हाइट और विड्थ इसकी 6x6 है। ओके, A1 A2 A3 अप टू A49 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डॉट्स इन द पिक्चर। ये जो है ना, इनको नाम दे दिया इसने A1 A2 A3 A4, टोटल 49 पॉइंट्स है। वी से दैट AI एंड AJ आर फ्रेंड इफ दे आर एडजेसेंट अलोंग अ रो और अलोंग अ कॉलम। ये अगर आप दो पॉइंट को फ्रेंड कब बोलेंगे, जैसे ये दोनों पॉइंट फ्रेंड है क्योंकि ये दोनों ऐसे एडजेसेंट है एक दूसरे के रो में, ये दोनों भी फ्रेंड है क्योंकि ये कॉलम में एक दूसरे के एडजेसेंट है ऐसे, राइट। ये समझाया है। चलिए चलते हैं सवालों पे, क्या पूछा है। PI with the probability that randomly chosen point has I many friends। I का वैल्यू 0 1 2 3 4 है, ठीक है। यानी अगर मैं I का वैल्यू 0 1 2 3 4 लेता हूं, I का वैल्यू है 0 1 2 3 4 ऐसे, और PI है ना उसकी प्रोबेबिलिटी है कि कोई पॉइंट मैंने चूज किया उसके 0 फ्रेंड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक फ्रेंड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ऐसे। देखो 0 फ्रेंड वाला तो कोई नहीं है ना, कोई भी पॉइंट लोगे ऐसे, एटलीस्ट यही है सबसे कम बेचारा जिसके 2 फ्रेंड है ऐसे, तो 0 फ्रेंड वाला तो कोई भी नहीं है, तो ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 1 फ्रेंड वाला जिसका केवल एक ही फ्रेंड हो, ऐसा भी कोई नहीं है, तो 2 3 4 से चालू होगा कार्यक्रम। तो ऐसे कितने पॉइंट है जिनके एग्जैक्टली 2 ही फ्रेंड है। देखो एग्जैक्टली 2 फ्रेंड है केवल इनके, जो कॉर्नर पॉइंट है ना, इसके 2 फ्रेंड है ये और ये, तो 4 पॉइंट ऐसे हैं, टोटल पॉइंट 49 है, तो 4/49 प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि रेंडमली कोई पॉइंट चूज करूं तो उसके 2 फ्रेंड होंगे। 3 फ्रेंड किसके हैं, 3 फ्रेंड है इनके, ये वाला जो पॉइंट है
एजेस पे जो पॉइंट है कॉर्नर को छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 ये रहे, और 1 2 3 4 5 इधर है, 5 इधर, 5 इधर, 20 पॉइंट ऐसे हैं जिनके 3 फ्रेंड है। तो अगर रैंडमली कोई पॉइंट पिक करो जिसके 3 फ्रेंड हो तो प्रोबेबिलिटी हो गई 20/49। 4 फ्रेंड गिन गए, ये जो बीच में है जितने भी है, 1 2 3 4 5 और 5 इधर, 25 पॉइंट है ये बीच वाले। तो 25/49 ये प्रोबेबिलिटी है इनकी। पूछ क्या रहा है, देखो EX लिखा हुआ, E आप समझते हो, E बोलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ X को या मीन ऑफ X, और ये कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी सिग्मा, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू I की, और उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी है, उनके प्रोडक्ट का सम। तो करना क्या है, 0 × 0 0 × 0, 2 × 4/49, 3 × 20/49, 4 × 25/49, ये किया गया आपके लिए। 2 × 4/49, 3 × 20/4 है ना, तो ये आ जाएगा 24/7, 7 से मल्टीप्लाई करना, 24 विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर चूजन रैंडमली आउट ऑफ दीज P with the probability that they are friend in the value of 7। ये कह रहा भाई हमने चूज किया रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्रेंड है ही, ठीक है। क्या था, 6 का था ये, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हो गई ना 6 लेंथ, 1 2 3 4 5 6, ओके। ऐसे 6 इधर कर लेते हैं, तो ये ग्रिड है हमारा, टोटल 49 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इधर, 7 इधर। ये कह रहा है रैंडमली चूज करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 पॉइंट जो मैंने चूज किए हैं वो फ्रेंड होंगे। देखो टोटल रैंडमली चूज करें 2 पॉइंट, तो टोटल तरीके 49C2। अब फ्रेंड होने चाहिए, फ्रेंड कौन से हैं, जो एडजेसेंट है। अब एडजेसेंट है, जैसे रो वाइज देखूं मैं, पहले रो में देख लेते हैं। टोटल मेरे पास 7 रो, इस रो में कितने हैं जो फ्रेंड है, तो देखो जैसे ये है, मान लो A1, मतलब 1 2 3 नाम रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th पॉइंट है, तो 1 2 फ्रेंड है, 2 3 फ्रेंड है, 3 4 फ्रेंड है ना, 4 5 फ्रेंड है, 2 एडजेसेंट फ्रेंड है। तो कोई भी 2 एडजेसेंट चूज करोगे तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एक रो में 6 पेयर है फ्रेंड होने की, तो सारी रो में मिला के 6 × 7 इतने फ्रेंड हो गए रो वाइज, और इतने ही होंगे कॉलम वाइज। अगर मैं ऐसे काउंट करूं भाई, इन दोनों को काउंट करते हैं एक पेयर, तो डबल हो जाएंगे ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 7 × 6 × 2, ये तो टोटल फेवरेबल केस, टोटल 49C2। सिंप्लीफाई करने पे 1/14, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, 0.5 इज योर आंसर। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल। 2023 का पेपर 2 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।